हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास एक फिक्स्ड इक्वेशन होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसमें कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जीरो ऑर्डर का तो हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम पढ़ेंगे फिर फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स, जो एक फिक्स्ड फॉर्मूला होगा, एक फिक्स्ड रिलेशन होगा जो सिर्फ और सिर्फ यूज होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और ठीक उसी तरीके से हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए। क्लियर हो गया बात? तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, दूसरी बात ये होगा कि ये कितना लगेगा, तो ये लगभग आपको 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो आई होप कि ये 2 वीडियो में आपका कंप्लीट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या हम इसी को कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो ठीक है, इंटीग्रेशन तो पढ़े हो ना, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन करने वाले हैं यहाँ पे। अरे भाई टेंशन नहीं लेना, बायोलॉजी लोगों लग नहीं, हम तो पढ़े नहीं है, टेंशन नहीं लेना। बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन होगा जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर सब में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है इंटीग्रेशन को लेकर। पहले आप इसको हेडिंग लगा लीजिए। अच्छा, सबसे पहले देखो कि हमारे पास कोई एक सपोज, बहुत ही आराम से आपको समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन को। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है ए और प्रोडक्ट है पी, जिसका हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। एक रिएक्शन हमने लिया जिसका रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट पी है, और इस रिएक्शन का बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। तो पहली बात ये बताओ कि अगर हम यहां से रेट ऑफ रिएक्शन यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं? याद है आपको? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखते थे? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक ही रिएक्टेंट है तो इसी कॉन्सेंट्रेशन है विथ रेज द पावर यहां पर होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू 1 क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि किसी भी चीज का पावर अगर 0 हुआ तो वैल्यू कितना होगा? 1। ठीक है, तो फाइनली यहां से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब याद करो फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में हमने आपको बता रखा था फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और वहां हमने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करेगा। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट मिला? तो कांस्टेंट मिला। यानी बच्चों यहां से एक बात क्लियर हो चुका है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो या घटा दो, रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होगा। बात समझ में आया? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो बहुत ही आसान से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहां पे सपोज करो कि हम रखते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, और इधर हम रख रहे हैं ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे जैसे इधर हम चलेंगे मतलब जैसे हम इधर चलेंगे रेट ऑफ जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाइए या घटाइए, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं होगा, यानी ये ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया बात? तो पहले आप इतना नोट करेंगे, जल्दी से। चलिए ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। दूसरी बात यहां पे एक और अगर हम ग्राफ आपको दिखाना चाहें, ये फर्स्ट ग्राफ था, क्या रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए टाइम के साथ चेंज होगा कि नहीं होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। याद करो, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें क्या क्या था? तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है, टेम्परेचर कर सकता है, कैटलिस्ट कर सकता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कर सकता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कर सकता है, लेकिन कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं हुआ था। यानी टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड नहीं होता है। तो अगर हम उसको दिखाएं कि इधर मान लीजिए कि टाइम है और इधर हमारा ROR है, तो ROR हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए, तो दो बात क्लियर हो गया कि आप टाइम को बढ़ाते रहिए, घटाते रहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, और आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते रहिए या घटाते रहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने से, क्या कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रहा होगा टाइम के साथ? क्योंकि टाइम जब चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, उससे इफेक्टेड नहीं है। तो क्या जब टाइम चेंज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रहा होगा? जी नहीं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा होगा अगर टाइम चेंज हो रहा होगा तो। क्योंकि जब रिएक्शन चल रहा है, जब समय बढ़ रहा है, तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा, जो ग्राफ हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। फिलहाल अगर यहां पर हम दिखाना चाहें तो फिर से हम उसको आपको याद करा दें। इधर हमारा टाइम है और इधर हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपको कुछ इस तरीके से हम दिखाए हुए थे, आपको थोड़ा याद आ गया होगा कि ये जो था, ये था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद आ रहा है? यानी कि टाइम जब जीरो था उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम, लेकिन प्रोडक्ट का मिनिमम। लेकिन जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ने लगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटने लगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चेंज होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा जीरो ऑर्डर के लिए, लेकिन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ जरूर घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ जरूर बढ़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? आप इसको नोट कर लें पहले। चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। बहुत बढ़िया, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। तो सपोज वी हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने माना कि हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जो प्रायर रिएक्शन आपको मिलेगा वो यही मिलेगा, P या P के जगह पर प्रोडक्ट लिखा हुआ मिलेगा, जिसके लिए बताया रहेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका जीरो है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेट लिखें जो हम अभी तक जानते हैं, तो रेट इक्वल टू के ए के पावर जीरो। अब यहां से हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, क्योंकि ए के पावर जीरो का वैल्यू हुआ 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस डालने का कोशिश करो कि क्या किसी रिएक्शन को देखकर रेट लिखने का कोई और तरीका जानते हो? तो याद करो, हमने पढ़ाया था डिफरेंशियल रेट लॉ, जिसको हम लोग कहते थे दूसरे शब्द में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन। हम याद करा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहीं दिया रहता है 2a + bc और हम कहते थे इसका रेट लिखो, तो तुम क्या लिखने के लिए सीखा था? -1/2 dA/dt इक्वल टू -1/1 dB/dt
इक्वल टू प्लस डीसी बाई dt। इस तरह से रिएक्शन देखकर हम रेट लिखना जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या हम इस रिएक्शन को देखकर इस तरीके से रेट दोबारा लिख सकते हैं? तो इस रिएक्शन को देखकर एक बार फिर से, ऑल्सो वी नो दैट, और भी हम लोग जानते हैं कि इस रिएक्शन को देखकर रेट इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? तो माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है 1/1, कोफिशिएंट 1 है और जो कोफिशिएंट होता था उसको रेसिप्रोकल लेते थे, dA बाई dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा सोचो कि ये जो दोनों रेट हमने लिखा है वो इसी रिएक्शन के लिए लिखा है कि डिफरेंट रिएक्शन के लिए लिखा है? तो बिल्कुल ये दोनों जो रेट ऑफ रिएक्शन हैं वो इसी रिएक्शन के लिए हैं। इसका मतलब कि दोनों का LHS बराबर दिख रहा है, तो क्या दोनों का RHS बराबर हो सकता है? नाउ सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट, तो जैसे ही सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट करेगा क्या मिलेगा? माइनस dA बाई dt इक्वल टू k। अब यहां से आगे बढ़ो, अब यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं dA इक्वल टू माइनस k dt। अब हमने कहा था कि इंटीग्रेशन यहां पे करना है, नाम ही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इंटीग्रेशन करने का या डिफरेंशिएशन करने का सबसे पहला तरीका होता है कि x को x के साथ लाओ, y को y के साथ लाओ, यानी कि x को एक साथ करो, y को एक साथ करो, यानी कि जो दो वेरिएबल है उसको अलग अलग से कर दो। तो यहां पर दो वेरिएबल है, कौन कौन वेरिएबल है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल है टाइम के साथ। क्या रेट भी वेरिएबल है टाइम के साथ? ना, बिल्कुल नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। यहां टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो यहां पर दो वेरिएबल है, कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा टाइम। तो देखो, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन आ गया वेरिएबल और एक तरफ टाइम आ गया। के तो कांस्टेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कांस्टेंट बाहर होता है इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब दो तरह का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, एक होता है डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें हम लिमिट पुट करते हैं कि कहां से कहां तक। तो हम इसको इनडिफिनिट नहीं डिफिनिट लेकर चलेंगे, यानी कि लिमिट को पुट करेंगे। अब लिमिट पुट करने के लिए देखो यहां पर लेट when t equal to 0 then concentration of reactant equal to A0। हमने माना कि जब रिएक्शन शुरू हुआ, t इक्वल टू 0 का मतलब जब रिएक्शन शुरू करने वाले हैं उस समय जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना था? A0 था। एंड आफ्टर टाइम t remaining concentration of reactant equal to AT। अब ये क्या हुआ? तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जब टाइम 0 था उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A0 था, और जब रिएक्शन कुछ समय चल गया, 2 मिनट 5 मिनट 10 दिन 20 दिन, यानी कुछ समय जब रिएक्शन चल गया उसके बाद बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 80। इसलिए अब यहां पे तुम क्या लिख सकता है? dA माइनस के dt। देखो, इधर टाइम का वेरिएशन और इधर किसका? कॉन्सेंट्रेशन का। तो टाइम जब 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का A0 है, ध्यान रखो इस बात को। टाइम जब t है, जब कुछ समय रिएक्शन चल गया टाइम t पर, उस समय बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 80 है। चलो पहले इतना आसानी से छाप लो। अच्छा भाई लिख लो, छापो मत। चलो ठीक है, तब तक हम इधर मिटाते हैं। क्या हो रहा है आप देखो, ठीक है। अब देखो dx का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है, x होता है, पता है ना? dx का इंटीग्रेशन x, तो dA का इंटीग्रेशन a, तो dA का इंटीग्रेशन हो गया a। अपर लिमिट कितना है? 80, लोअर लिमिट कितना है? A0।
इक्वल टू माइनस के। ठीक उसी तरह से dx का x है तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अपर लिमिट कितना है t, लोअर लिमिट कितना है 0, तो t 0। अब लिमिट पुट करने का तरीका भी आपको पता होगा। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट 80, यहां से 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के। यहां पर अपर लिमिट तो t माइनस 0। अब देखो यहां से क्या मिला, 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां से 80 इक्वल टू क्या मिला, ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये सिर्फ और सिर्फ कब तक अप्लीकेबल है, तो जब तक रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर का है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा तो उसके लिए जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड यहां से हम बनाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे टर्म कौन कौन से हैं परिचित हो, तो फिर से यहां पर AT है, ए नॉट है, K है, T है। AT क्या है, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, यानी कि कुछ समय के बाद कितना बचा हुआ है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, वो AT रिप्रेजेंट करता है या A रिप्रेजेंट करता है। ए नॉट क्या है, तो ए नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी जब रिएक्शन शुरू हुआ था उस समय का। ये क्या है, तो ये तो परिचित ही हो, रेट कांस्टेंट। चलो टी क्या है, तो टी है टाइम टेकन फॉर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कितना टाइम, मतलब 5 मिनट में कितना बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है या 10 मिनट में कितना बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है, दिए गए समय में जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे टाइम है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे का कहानी सुनाते हैं। चलो यहां तक आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाला बात तो होगा नहीं। चलिए फिलहाल अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे आगे आपको बताते हैं। अब देखो एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ठीक है, बिल्कुल दिलो दिमाग में फिट कर लो, सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में भी फिट कर लो, दोनों जगह फिट कर लो कि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह तुमको यही मिलेगा AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। सिर्फ यही नहीं मिलेगा, इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि इसी को लिखा जा सकता है CT इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, या इसी को XT इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के टी, या YT इक्वल टू वाई नॉट माइनस के टी। इन सभी में ये सभी होते हैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। ये सभी होंगे किसका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। के हर जगह क्या होगा भाई, रेट कांस्टेंट, और t हर जगह क्या होगा, तो बचे हुए कॉन्सेंट्रेशन में लगा टाइम। क्लियर हो गया बात। चलो तो इनमें से किसी भी तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए परेशान मत होइएगा। या हो सकता है बहुत सारे जगह पर AT के जगह पर CT, ये सभी के जगह पर सिर्फ ACXY है। तो ये सभी कोई भी नजर आ जाए तो ये कंफर्म हो जाओ कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। क्लियर हो गया बात। फिर यहां से आगे बढ़े हम। चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या मिला था हमको, तो हमको मिला था AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, या इसी को हम लिख सकते हैं A इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, क्या ये पाराबोला का इक्वेशन है, या सर्किल का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन है, बोलो जल्दी। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहां भी पावर वन पावर वन पावर वन, हर जगह पावर वन है। तो जहां भी इक्वेशन में सभी का पावर वन नजर आ जाए, जो वेरिएबल है कांस्टेंट का नहीं, कांस्टेंट यहां पर के है और ए नॉट है, तो टी और ए को देखेंगे, पावर यहां पर क्या है, पावर यहां पर क्या है, वन है, मतलब ये लीनियर है।
और लीनियर इक्वेशन है तो इसको लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करो। और क्या होता है, तो कंपेयर क्या है, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारा क्या होता है लीनियर इक्वेशन, तो y इक्वल टू एम एक्स। अब x कौन है, तो t है, तो एम एक्स प्लस सी। अब एक ग्राफ बहुत ही खूबसूरत सा यहां पे सामने आएगा आपके लिए। इधर रखो कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, खत्म हो गया वो नहीं, कौन सा, कितना बचा हुआ है दिए गए टाइम में, वो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रहा है। यानी कि यहां पे हम लिख देते हैं 80 और इधर तुम्हारा क्या है, टाइम। चलो ये 0। अब देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में यानी कि स्ट्रेट लाइन का जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले कट ऑफ खोजते हैं, यानी कि इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी सी। अब देखो यही है सी के जगह पर ए नॉट है, ये पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव वैल्यू है, जल्दी बताओ। तो सी पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्राफ इस ओरिजिन के ऊपर कट किया है, बात समझ रहे हो, इस ओरिजिन के कहीं ना कहीं ऊपर कट किया है। अगर इस सी का वैल्यू निगेटिव होता तो ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे कट करता, तो सी हो गया, ये सी पॉजिटिव है। अब सी तो कट ऑफ पॉइंट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। अब यहां से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा, ये बात डिसाइड करेगा स्लोप एम। अगर स्लोप यानी कि एम का वैल्यू निगेटिव है तो इंटरसेप्ट यानी जहां से कट कर रहा है वहां से ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। लेकिन अगर इंटरसेप्ट, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट से ग्राफ एबव जाएगा। तो बताओ यहां जो स्लोप है एम, उसकी जगह पर क्या है, माइनस के, जो निगेटिव है, तो इस इंटरसेप्ट से ग्राफ कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। अगर ये पॉजिटिव होता है तो यहां से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया स्लोप। अब देखो थीटा क्या, इधर से लेते हैं थीटा, तो ये थीटा अगर तुम लिया तो रॉन्ग होगा। सही थीटा हमेशा तुमको बताए हुए थे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ये होगा थीटा। अब यहां पे जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि एम, वो होता है tan थीटा, और tan थीटा यानी स्लोप यहां पर क्या है, माइनस के है। अब यहां ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये आपसे कहेगा कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा आपसे सीधे कह देगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर। तो जहां भी इस तरह का दिख जाए तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो जाएगा वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। या हो सकता है कि आपको ये दे दे, कहे कि अगर मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है तो इस ग्राफ का स्लोप बताइए क्या होगा। तो 30 डिग्री लेकर मत बढ़ना, तुमको थीटा ये चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है मतलब ये तुम्हारे लिए कितना हो गया, 150 डिग्री। तब स्लोप तुम सीधे लिखना, स्लोप इक्वल टू क्या है, tan थीटा, और थीटा की जगह पर कितना, 150 डिग्री। अब tan 150 का जो वैल्यू होगा वही इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्लियर हो गया। या हो सकता है कि मान लेते हैं तुमको यहां पर कह दिया कि चलो ये मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो इस ग्राफ के लिए आप बताएं स्लोप क्या होगा। तो ये पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है और इसका स्लोप यानी कि tan थीटा क्या होता है, माइनस के, या स्लोप जो होता है इसका किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो स्लोप tan थीटा 45 दिया तो 45 नहीं, तुम इधर से लेकर चलेगा, यानी कितना लेकर चलेगा, 130, कितना लेकर चलेगा, 135 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा 135 डिग्री। सेल्सियस लिख रहे हैं, सिर्फ डिग्री होगा, तो उसका वो स्लोप हो जाएगा। ये ग्राफ का मतलब क्या हुआ, समझ में आया। चलो नोट करो जल्दी से। चलो अगले ग्राफ की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगले ग्राफ की ओर बढ़ने से पहले और भी एक दो टर्म है जिसको क्लियर कर लिया जाए। आइए दिखाते हैं आपको। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं T1/2 से, ऑफ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो भाई, हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है? तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब है रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो समय लगा, हम उसी को हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। क्लियर हो गया बात? 50% कंप्लीट होने में जो समय लगा, वो समय क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है, तो एक रिएक्शन है ए, जिसके लिए प्रोडक्ट है पी, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम मानकर चल रहे हैं जीरो, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर देखो टाइम जब जीरो है, उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना? A0। लेकिन जब आधा समय निकल जाएगा तो रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा? आधा। बात समझ रहे हो? यानी कि अगर रिएक्शन मान लेते हैं कि 5 मिनट में आधा कंप्लीट होता है, तो उसका हाफ लाइफ टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि जब टाइम जीरो है, उस समय पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A0। ठीक है, लेकिन जब रिएक्शन का आधा टाइम निकल गया, जब रिएक्शन का आधा टाइम निकल गया, आधा टाइम कहने का मतलब जब रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गया, तो 50% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 50%। टोटल 100% हुआ, और हम कह रहे हैं कि 50% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 50%। तो T इक्वल टू टी हाफ पर बचेगा कितना? A0/2। अब देखो, याद करो, T इक्वल टू 0 पर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता था, और T इक्वल टू T पर, यहां पे टाइम कितना है? T हाफ है। T इक्वल टू टी हाफ पर ये क्या होता था? बचा हुआ। तो 50 खत्म हो गया, तो बचा कितना? A0। नाउ फ्रॉम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या इक्वेशन कर सकते हो। अब जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या था? याद करो, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। अब देखो, AT क्या है? बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन दिए गए टाइम पर। तो दिया गया टाइम कितना है? T हाफ। बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन A0/2। तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन A0/2 इक्वल टू A0 माइनस K इंटू T हाफ। दिए गए टाइम पर बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन, दिया गया टाइम T हाफ है, तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन A0/2। चलो इतना नोट करो जल्दी से। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या बचेगा? K इंटू टी हाफ इक्वल टू A0 माइनस A0/2। बोलो, कोई दिक्कत है यहां से? बिटाएं इधर, चलो लिख लिया होगा इधर। तो अब तुम्हें क्या नजर आया? तो अब तुम्हें नजर आया K इंटू टी हाफ इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लो, तो क्या हो जाएगा? पूरा ही लिख देते हैं, 2A0 माइनस A0/2। अब देखो यहां से K इंटू टी हाफ इक्वल टू, किसमें से घटाएगा? A0/2। लेकिन तुम्हें तो टी हाफ चाहिए, तो टी हाफ इक्वल टू A0/K से इधर डिवाइड करो, तो हो जाएगा 2K। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होगा, यानी कि रिएक्शन को कंप्लीट होने, 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, वो A0/2K। अब A0 तो तुम समझ ही रहा है। A0 क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का मतलब है ना। और K क्या होगा? रेट कांस्टेंट, जिसको कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है। रेट कांस्टेंट के केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़े यहां से, फटाफट नोट करो। चलो कंप्लीट हो गया होगा। अब देखो यहां पे बहुत ही कमाल का चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। अब देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये सारा कहानी चल रहा है जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी अभी आपने देखा कि जो उसका हाफ लाइफ टाइम है वो मिला
A0/2K। क्या इसको देखकर आप कुछ समझ पा रहे हैं? एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ, तो यहां पे हम आपको समझा रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, कोई कोई आते रहते हैं। फिलहाल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये मिला हाफ लाइफ टाइम। यहां पर आपको कुछ विशेष चीज नजर आ रहा है। तो देखो यहां पर विशेष चीज ये है कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मीनिंग ये हुआ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैक्सिमम है रिएक्टेंट का तो हाफ लाइफ टाइम लॉन्गर होगा, ज्यादा से ज्यादा देर तक रिएक्शन वो चलेगा। लेकिन अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम है रिएक्टेंट का तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लाइफ टाइम उसका क्या होगा, शॉर्टर होगा। तो यही यहां पर विशेष बात है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है इनिशियली, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाने पे बढ़ जाएगा या घटाने पे घट जाएगा। तो आंसर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए। किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका मतलब हम यहां से अब एक बात क्लियर हो गया कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 3 पॉइंट यहां से क्लियर हुआ कि फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट मत लगा देना या सेकंड मत लगा देना, ये बातें सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है। और थर्ड में हम लिख सकते हैं कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तब इसका हाफ लाइफ टाइम भी डिक्रीज करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए, हो गया, नोट हो गया होगा। अगर हम ग्राफिकली इसको दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, देखो तो यहां पे। तो ग्राफिकली अगर हम दिखाना चाहें तो इधर मान लेते हैं कि हमारे लिए हाफ लाइफ टाइम है और इधर हमारे लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा, या उल्टा दिखा दो इस तरह से। यहां पे मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पर दिखा दो कि टी हाफ है। तो जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली कहते ही रिलेशन होगा ना ग्राफ में। चलो नोट करो इसको। चलो ठीक है। अब एक चीज और हम तुमको बताने वाले हैं यहां पे। ये तो हाफ लाइफ टाइम हो गया, उसका ग्राफ हो गया। एक चीज और आपको बताने वाले हैं, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम को इस तरह से TLIF ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी लाइफ का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि यानी कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। यानी कि टी लाइफ का मतलब क्या हुआ यहां से, तो टी लाइफ का मीनिंग हुआ कि टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन 100% ऑफ रिएक्शन। बात समझ रहे हो। हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग क्या हुआ कि 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, और टी लाइफ का मीनिंग क्या हुआ, 100% कंप्लीट होने में क्या समय लगेगा। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। अब जरा सोचो, यहां पे मान लो कि ये चलो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे।
तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आपको बता दिए कि रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसी को हम हाफ लाइफ नहीं लाइफ ऑफ रिएक्शन कहेंगे या लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो देखो यहां पर एक रिएक्शन है ए, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम मानकर चल रहे हैं क्या है बच्चों, 0। टाइम t इक्वल टू 0 पर ये 0 है, तो टाइम t इक्वल टू t लाइफ पर ये क्या होगा। तो टाइम t पर क्या हम लिखते हैं, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन, और t लाइफ कह रहा है कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 0। नाउ फ्रॉम 0 ऑर्डर रिएक्शन, अब देखो यहां पे क्या होता है, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। टाइम जब t है तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन AT है, तो यहां पर टाइम क्या लेंगे, तो t लाइफ, रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में समय, तो बचा हुआ क्या मिलेगा, 0। तो 0 इक्वल टू A0 माइनस K इंटू t लाइफ। अब देखो यहां से इसको लेकर आओ, तो K इंटू t लाइफ इक्वल टू A0, इसलिए t लाइफ इक्वल टू A0 बाई K। अब देखो यहां भी देखो कि जो t लाइफ है इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तुम एक बात कंफर्म हो गया कि चाहे हाफ लाइफ टाइम हो या रिएक्शन को कंप्लीट होने में 100% कंप्लीट होने में जो टाइम हो, वो दोनों के दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ही लंबा चलेगा या उसका हाफ लाइफ टाइम उतना ही ज्यादा होगा। नोट करें इसको। लेकिन अब हम तुमको एक रिलेशन यहां पर दिखाना चाहते हैं, एक रिलेशन दिखाना चाहते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझना। इनिशियली जब A0 जो था 100% था और 100% से कंप्लीट होने में जो समय लगा 50%, कहां पहुंच गया 50%। तो पहले 100% था, अब 50% खत्म हो गया, तो बचा कितना 50%। तो 50% कंप्लीट होने में जो समय लगा उसको कहते हैं टी हाफ, ठीक है। और फिर रिएक्शन को जब 100% से पूरा कंप्लीट करना है 100%, तो जब 100% कंप्लीट कर गया रिएक्शन, जब 100% कंप्लीट कर गया तो बचा कितना 0%। तो देखो दो सिचुएशन है, 100 से एक है 0% और दूसरा तुमको 100 से एक है कितना 50%। जब 50% कंप्लीट हो रहा है उस समय जो टाइम है वो मिला है A0 बाई 2K, दिखाई तो दे रहा है A0 बाई 2K। और 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो मिला है, यानी कि टी लाइफ वो मिला है A0 बाई K। अब देखो यहां से यहां पूरा का पूरा A0 बाई K है और 50% में A0 बाई 2K है, इसका मतलब यहां से यहां भी कितना होगा A0 बाई 2K। और ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 100 से 0 A0 बाई K है, तो अगर हम इसको दो पार्ट में बांटे तो A0 बाई 2K, A0 बाई 2K, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहा है तो अगला 50% कंप्लीट होने में भी 10 मिनट लगेगा। अगर 10% कंप्लीट होने में 2 मिनट लग रहा है तो अगला 10% कंप्लीट होने में भी 2 मिनट ही लगेगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई मत कर देना, थोड़ा पानी पी लेने दो। हाँ ठीक है, तो ये अप्लाई करना किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। फिलहाल अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सिखाते हैं। अब देखो ये जो तुम इक्वेशन भरा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन का, ये यूज कब होगा, तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का रिलेटेड क्वेश्चन हो कि कॉन्सेंट्रेशन कितना कंप्लीट हुआ या कितना बचा कितने समय में, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना, ठीक है। तो आओ एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन लेते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन 25% completed in 3 minutes, then calculate
द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% ऑफ रिएक्शन। तो जब यहाँ टाइम दे रहा है और कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है कितने समय में कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा या कितना कंप्लीट होगा, तो जीरो ऑर्डर के लिए तो यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन मिला है, AT इक्वल टू A0 माइनस AT, ये मिला हुआ है ना। क्या पूछ रहा है, टाइम, तो इस इक्वेशन को टाइम के टर्म में लिखो। तो अगर टाइम के टर्म में लिखेगा तो इसको इधर लेके आओ, KT इक्वल टू A0 माइनस AT, तो टाइम हो गया A0 माइनस AT अपॉन K। बोलो कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले जो था वो 3 मिनट लग रहा है 25% कंप्लीट होने में, तो टाइम कितना लगा, 3 मिनट। अच्छा, जब भी कह रहा है कि इतना परसेंट कंप्लीट हुआ या इतना परसेंट बचा, तो इनिशियल कितना लेकर चलेगा। तो ट्रिक ध्यान रखना, परसेंटेज में जब भी कहे कि कंप्लीट हो रहा है या बच रहा है, तो इनिशियल हमेशा 100% लेकर चलना। इनिशियल कितना, 100%। तो A0 होता है इनिशियल, तो ये 100। AT क्या होता है, दिए गए समय में बचा हुआ कि कंप्लीट हुआ, नहीं बचा हुआ। तो कितना कंप्लीट हुआ है 25, तो बचा कितना 75 अपॉन K। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। फिर सेकंड के लिए, सेकंड केस के लिए, द टाइम चाहिए रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75%, 75% कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा। तो ये सोच कर चलो कि शुरुआत में जब परसेंटेज की बात कर रहे थे A0 तो 100% और 75% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 25 अपॉन K। क्या दोनों जगह K सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा K का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब देखो सॉल्व कर लो, सेकेंड बाई फर्स्ट कर दिए या फर्स्ट बाई सेकेंड कर दो, फर्स्ट बाई सेकेंड, तो 3/T इक्वल टू, यहां से घटाओ तो कितना बचेगा 25/K अपॉन यहां पर 75 अपॉन K। तो फाइनली देखो 3/T इक्वल टू 25/K इंटू K ऊपर जाएगा K/75, K से K कैंसिल और ये कैंसिल हो गया 3 बार में, 3/T इक्वल टू 1/3। तो यहां से T इक्वल टू हो गया 9 मिनट। एक तरीका हो गया ये बनाने का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, पहले तुम इसको नोट कर लो। चलो नोट हो गया होगा। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, इसको बताते हैं क्या मिला था। चलो शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। पहला मान लेते हैं कि A0 जो था 100% था, और पहला ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि 25% कंप्लीट हो गया, कितना मिनट में, 3 मिनट में। तो 25% 3 मिनट में कंप्लीट हुआ, तो बचेगा कितना 75%। तो 3 मिनट बाद 25% खत्म हो गया, तो बचा कितना 75%। अब फिर सोचो कि 25% खत्म होने में 3 मिनट लगा, तो अगला जब 25% खत्म होगा तो ये बचेगा कितना 50%। तो समय कितना लेगा और 3 मिनट। लेकिन फिर अगला जब 25% और खत्म होगा तो बचेगा कितना 25%, लेकिन टाइम कितना लेगा 3 मिनट। 25% तक निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 75% खत्म हो जाए तब, तो जब 75 खत्म हो गया तो बचा कितना 25 ही ना। तो देखो फिर से 100% था, 25% खत्म हो गया, 3 मिनट लगा। तो 100% था, 3 मिनट में 25% खत्म हो गया, तो बचा कितना 75%। यानी 25% खत्म होने में 3 मिनट लग रहा, तो अगला फिर जब 25% खत्म होगा तो बचेगा कितना 50%, टाइम कितना 3 मिनट। फिर अगला जब 25% खत्म होगा तो बचेगा कितना 25%, लेकिन टाइम कितना 3 मिनट। और 25% पे ही तो हमको निकालना था, क्योंकि कह रहा था कि जब 75% खत्म हो जाए तो 100 से कहां पहुंच गए 75% खत्म हो गया 25 पे। तो टोटल टाइम कितना निकल गया 3 + 3 + 3, यानी कितना मिनट 9 मिनट। चलो ठीक है।
अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। एक और वीडियो मिलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसमें और बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।